स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब भी हम सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, या कोई भी ग्रुप डी की वैकेंसी हो, या फिर आपका केंद्रीय विद्यालय हो, यूपी टेट हो, पुलिस भर्ती हो, कहीं भी प्रकाश वीडियो हो, लेखपाल हो, प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए। आज मैं आपको प्रकाश बताऊंगा, और वो भी जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बेसिक से पढ़ना होता है। तो मैं आपको बस जस्ट पहले एक ओवरलुक दूंगा, फिर प्रकाश के क्वेश्चन कराऊंगा जो आते हैं एग्जामों में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, सबसे पहली बात तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, और जब ये एक पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी वस्तु यानी कि जिसके आर पार न देखा जा सके, प्रकाश की किरणें उस रास्ते से जाती हैं तो एक छाया बनाती हैं। और प्रकाश की किरणों की छाया बनाने की ये प्रक्रिया बताती है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, अर्थात सीधी रेखा पे चलती हैं। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता था कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होती हैं, जैसे कि दर्पण, और हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तो उस वस्तु को देखने में हम सक्षम हो जाते हैं। यानी हम वस्तु को कब देख सक पाते हैं, जब वो परावर्तित होती हैं। हम उस हम अंधेरे में रखी वस्तु को इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे में कोई भी प्रकाश किसी प्रकाश की किरण उस उक्त वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है भविष्य में आपके लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर लौट आती हैं और इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो वस्तु जिससे टकरा के लौट रही है उस पर उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ चमकीला वस्तु होता है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ये नहीं कि 100% किरणें परावर्तित हो जाती हैं, अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं। जैसे कि दर्पण या आईना, जिसकी सतह को हम चमकीले कलर की पॉलिश से रंग देते हैं, और उससे प्रकाश की अधिकांश किरणें परावर्तित हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है उनका। अब दोस्तों बात करते हैं आपतित किरणें क्या होती हैं। तो दर्पण पर जो किरणें पहली बार आती हैं, पढ़ती हैं, उनको आपटिट यानी इंसिडेंट रेस कहते हैं। फिर दर्पण पे पढ़ने के बाद जब वो परावर्तित होती हैं तो उनको परावर्तित किरणें कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब हमको दिखता नहीं है, अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो परावर्तित होने वाली सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु को कहते हैं हम। यानी कि दोस्तों, अगर हम समझने का प्रयास करें तो मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, ये मैंने समतल दर्पण लिया है, और यहाँ पे कोई किरण आई, मान लीजिए कि यहाँ से आई और इस पॉइंट पे पड़ी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल खींचिए, ठीक है। यानी कि ये एक 90 डिग्री की रेखा होगी जो कि काल्पनिक होगी, हमको दिखेगी नहीं। यानी कि ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, तो ये काल्पनिक होगी, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होगी। और ये हमारी क्या होगी, जो आ रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ से ये परावर्तन होगा, और सबसे बड़ी बात परावर्तन का क्या होता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी और इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो शायद हमारे उसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये आपतित होती है और किस तरह परावर्तित होती है, और अभिलंब क्या होता है। तो ये जो मेरा होगा ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे अभिलंब। तो ये इतनी सी बात थी, इतनी सी स्टोरी जो हमें समझनी थी, और हम आई थिंक वेल इन गुड हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को। और अब ये हमारे इस तरह से अभिलंब में आती हैं।
उसके बाद आता है आपतन कोण। मैंने बता दिया, जो कोण आई था वो आपतन कोण था पिछले फिगर में, परावर्तन कोण आर था। फिर मैंने ये भी बता दिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और एक और इसमें बात होती है जो कि परावर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण यानी कि ये, यानी अगर मैं इसको बताऊं, आपतित किरण यानी कि ये, परावर्तित किरण यानी कि ये, और अभिलंब यानी कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तो सेम प्लेन में ये लोग होते हैं। तो ये भी परावर्तन का एक नियम होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं परावर्तन के नियम कहाँ कहाँ लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम गोलाकार, समान और असमान रूप से मुड़े हुए या समतल किसी भी प्रकार के दर्पण पे लागू होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण जिसके अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोलीय दर्पण होते हैं। तो अगर आप गोलीय दर्पण की बात करना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, गोलीय दर्पण या तो ऐसा होता है जिसको हम अवतल दर्पण, और अगर इसी में ये अंदर की तरफ कलई कर दी जाए तो इसको उत्तल बोलते हैं। तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये मेरा हो जाता है अवतल दर्पण। तो आई थिंक वेल इन गुड, हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और हमने एक दर्पण देख लिया, परावर्तन के नियम देख लिया, प्रकाश क्या होता है ये देख लिया, और उत्तल और अवतल दर्पण मैंने आपको बता दिया। अब डेफिनेशंस आती हैं कि ध्रुव क्या है। तो इनके लिए मैं बस एक फिगर बना के आपको, आप पढ़ लेना, मैं स्लाइड को रोटेट कर दूंगा, आप जैसे कि पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। आप नोट भी कर लेना, अपना नोट्स भी बना लेना, वीडियो पॉज कर लेना, आप नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं थ्योरी पे इतना नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको सही सोल्यूशन और उत्तर निकलवाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। थ्योरी रटाने वाला काम यहाँ पे नहीं होता है इस चैनल पे। तो बात करते हैं कि ध्रुव क्या होता है। उसके पहले मैं एक दर्पण बनाता हूँ। तो मैं बनाने जा रहा हूँ अवतल दर्पण। तो मैं एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया, ये है। अब ये जो रेखा जा रही है ये ध्रुव है P, ठीक है, ये मुख्य एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये P से होके जा रही है। ध्रुव यहाँ पे होता है जिसको P बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी एक होती है फोकस दूरी F और एक होती है हमारी R। तो R का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2F, ठीक है। तो R हमेशा दुगनी, तो R क्या होता है? R ये दूरी है और यहीं पे हमारा वक्रता केंद्र होता है, इसको C से डिनोट करते हैं दोस्तों, ये, और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी होता है दोस्तों। और इस तरह से हम अवतल दर्पण को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ये सब आपको मैंने लगभग बता दिया है। अब बारी आती है कि इसमें परावर्तन होता कैसे है, ठीक है। तो कुछ नियम हैं जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। तो पहला नियम क्या है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है और वो दर्पण की सतह से ऐसे परावर्तित होती है कि वो मुख्य अक्ष से जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किरण अनंत से आ रही है, दर्पण पे से टकराई, तो वो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष से, यानी कि फोकस से जाएगी। और ये किरण किसके समांतर होनी चाहिए? ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो आई थिंक वेल इन गुड, हम अभी सही जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बारी आती है कि अगर अनंत से आती हुई प्रकाश की सभी किरणें जो प्रधान अक्ष के समांतर होती हैं वो अब परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हैं। तो पहले बात हुई थी एक किरण की, अब बात हुई है सारी किरणों की, और जैसा कि फिगर में भी आप देख सकते हो। उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? वो तो बात हुई है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि इसमें कलई अंदर की तरफ होती है। तो ये जब आती है तो डाइवर्ज हो जाती है, और इसके कारण उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। हम आगे देखेंगे कैसे होता है। और अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर जो होती हैं वो परावर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये आप फिगर देख सकते हो कैसे किरण आई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे किरण आ गई थी और यहाँ से यहाँ पे लड़ी और यहाँ से वापस चली गई। तो इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब नियम जो होते हैं, ठीक है, तो अगर जो मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण है वो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कुछ नियम है। तो अगर आप इसको देखोगे, जैसा कि मैंने पिछले फिगर में आपको बताया था, अगर आप इसी फिगर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपका कोई दर्पण है, उसमें अगर आप कोई फोकस है, अगर फोकस से कोई किरण जा रही, मान ली वस्तु यहाँ है, फोकस से किरण जा रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जैसे पहले था कि समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, अब अगर फोकस से जा रही है तो परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा एक और नियम कहता है। और कुछ इन्हीं नियमों को हम जोड़ के कुल मिला के वस्तु का प्रतिबिंब निकालते हैं, और मैं बताऊंगा आगे कि कैसे हम आंसर निकालते हैं। और इसी तरह अगर आप उत्तल दर्पण की बात करते हो, तो अगर कोई मुख्य अक्ष की ओर से निर्देशित किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी, जैसा कि अवतल दर्पण में होता है, सेम उसी तरह। यानी कि अगर अनंत से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाती है, और यदि वो फोकस से जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बात आती है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणों का क्या होता है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें अपने रास्ते पे ही वापस आ जाती हैं। यानी कि अगर आप इसको फिगर से समझोगे, तो अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है, मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से जो किरण गई ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात इसी रास्ते से वापस लौट आएगी। तो ये हमारे सेंटर का लॉ है। तो मुख्य रूप से 3 तरह के लॉ आपने समझे कि अगर मुख्य अक्ष जो है, यानी कि ये इसके समांतर गई कोई किरण, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से गई, यानी कि यहाँ से गई, तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यानी यहाँ से गई, तो वापस आ जाएगी। तो ये 3 तरह के नियम हैं जो कि आपको समझने हैं, और शायद यही आपको पूरा क्वेश्चन निकलवा देंगे, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा से कोई किरण आती है, यानी कि समांतर नहीं आती है, वो मान लीजिए कि वो पैरेलल नहीं आई, कोई अलग दिशा से आ गई, तो यहाँ से आई, तो वो जब यहाँ पे पोल पे पड़ेगी तो परावर्तन के पश्चात जो एंगल वो बनाएगी वो बराबर होगा, यानी कि आई और आई, ये दोनों आई हो, और वो इस रास्ते से ऐसे चली जाएगी। तो ये बात हो गई, ठीक है। और ऐसे ही हमारा, जैसे आप देख सकते हो, उत्तल दर्पण में भी यही है। उत्तल दर्पण में चूंकि किरणें अंदर नहीं जाएंगी, बाहर से ही डाइवर्ज हो जाती हैं, क्योंकि अंदर कलई रहती है, तो वहाँ पे बाहर ही आपका ऐसा चित्र बन गया है। तो इस वाली कंडीशन में ये ज़रूरी है कि ये पोल से टकराए, यानी कि यहाँ पी पॉइंट से टकराए, तभी ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम आते हैं। अब 2 तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक जो हमें वास्तविक रूप से दिखता है, आभासी जो हमें पर्दे पर नहीं दिखा सकता है। वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो हम
सीधा हमारी दो किरणें टकराती हैं एक दूसरे से, और जब आभासी टकराए तो हम किरणों को बढ़ाते हैं, तब प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि उत्तल दर्पण में बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअली ये दोनों किरणें, ये किरण यहाँ से परावर्तित हो गई, लेकिन जब हमने इसको बढ़ाया तो फिर ये यहाँ पे आई, तो बढ़ाने पे अगर प्रतिबिंब बनाना पड़ रहा है तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं। अब ये वही है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका इनफाइनाइट पे कोई ये बात हो रही है अवतल दर्पण की, जैसे कि यहाँ पे कलई यहाँ पे है, तो अगर इनफाइनाइट पे कोई रेज है तो देखिए, जब वो इनफाइनाइट पे है तो यहाँ से वो आएगी और परावर्तन के अंदर फोकस से जाती है तो फोकस से जाएगी, और अब इसी तरह इधर से आएगी और फोकस से जाएगी, तो अनंत से आने वाली किरण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब पहली बात तो फोकस पे बनेगा, दूसरी बात ये छोटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर जो दोनों किरणें लड़ रही हैं तो वो आपस में छोटा प्रतिबिंब बना रही हैं, और तीसरी बात ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम आपको स्पष्ट और आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आपका कोई दर्पण है, सपोज करिए ये, ठीक है, ये हमारा एक्स पी है, आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ एफ है, यहाँ पे सी है। मैंने क्या बोला, वस्तु कहाँ रखी है, इनफाइनाइट पे। मान लो वस्तु यहाँ रखी है, ये इनफाइनाइट है। यहाँ से जब वस्तु की किरण सीधे जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो मेरा पहला नियम क्या है कि ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, तो इसको यहाँ से ऐसे भेज दो, ठीक है। और मेरा दूसरा नियम ये कहता है कि अगर यही किरण, ठीक है, यही किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर इधर से गई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बनेगा, ठीक है, वो पहली बात तो उल्टा बनेगा, ठीक है, और इसकी हाइट अगर h1 है तो, और इसकी हाइट h2 है, तो h2 हमेशा छोटी होगी h1 से, और चूंकि किरणें हमें दिख रही हैं टकराती हुई, तो इसलिए ये रियल बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। हमें एक्सटेंड तो हमने किया नहीं है, और कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो इनफाइनाइट पे अगर कोई, ये पहला केस था, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है मेरा, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। अब दूसरा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पे रखा है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि वो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, बट उल्टा बनेगा, आई थिंक यही होगा, हाँ। तो सबसे पहले क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, दूसरी बार क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर एंड इन्फिनिटी के, यानी कि ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो सेंटर आपका मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, और इन्फिनिटी यहाँ है, तो ऐसे में आपका सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे ही हो, यानी तीसरी कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट एट सेंटर।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये दर्पण है और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो पहली बात यहाँ से जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। दूसरी बात, जो भी ये फोकस से जाने वाली किरण है वो समांतर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि इसी के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल नहीं होगा, इक्वल साइज का होगा, रियल होगा, ठीक है, और उल्टा होगा। तो ये आपको समझना होगा। कहाँ होगा? सी पर ही बनेगा, यानी एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी आपकी सेंटर पे बनेगी, ठीक है। अब बात हुई ऊपर वाले क्वेश्चन की, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में था, तो हमने क्या किया, एक रेस भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस से होती हुई वापस आई, और दूसरी एक्चुअली आप यहाँ से सेंटर से जाने वाली किरण ऐसे नहीं भेज सकते कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपको ये किरण एक्चुअली यहाँ से भेजनी पड़ेगी, ऐसे जाएगी ये किरण, ठीक है, और फिर ये वापस आएगी। तो अगर आप इसके एक बार फिर इसको बनाना चाहते हो दूसरे नियम से, क्योंकि हमारे पास 4 नियम होते हैं उससे हम अ, बनाते हैं, तो अगर आप इसको एक बार फिर देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे रखो F, यहाँ पे रखो C। आप क्या करो, आपकी इमेज यहाँ पे है, पहले एक रेखा खींचिए जो कि फोकस से जाएगी, फोकस से गई, फिर आप क्या करो कि सबसे आसान तरीका है, आप फोकस से ले जाइए, ठीक है, और वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो समांतर होगी। और दोस्तों जब ये समांतर होगी तो एक्चुअली इसको आप जब ढंग से एकदम नाप से बनाएंगे तो जब ये समांतर होगी तो ये कुछ ऐसे आएगी और ये इमेज यहाँ बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो हमारे वो सी और एफ के बीच में बनेगा इमेज, और ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो हमारा इमेज भी सेंटर पे बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अवतल दर्पण की। अब चौथा नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। जब वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक है, तो जब वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ है, एक रेस तो गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि वापस आ गई है, यानी कि ये वाली जो किरण है ये तो वापस आ गई है, और दूसरी फोकस से गई है, तो ये इसके पीछे यानी अनंत पे बना है। तो सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है, यानी सी से दूर बनेगा, और ये इनलार्ज होगा, लेकिन ये रियल भी होगा क्योंकि किरणें सही में काट रही हैं, और उल्टा होगा। अच्छा, अब एफ पे हो तो एफ पे होती है तो इन्फिनिटी पे बनता है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखा हुआ है। अब आप आई थिंक आप भी बनाना सीख गए होंगे। और अगर एफ और पी के बीच में हो तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर एफ ये है, पी ये है और इमेज यहाँ पे है, तब कहाँ बनेगा, और यहाँ सी है। तो देखिए सबसे पहले पैरेलल गई तो पैरेलल जाने वाली तो यहीं से चली गई। अब बात करते हैं, एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। एफ सी, अगर मेरी इमेज यहाँ पे है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एक आप इमेज भेजिए जिसके समांतर हो जो कि फोकस से जाएगी, तो गई, और दूसरी आप भेजिए जो वो पोल से टकरा के वापस आ जाए, तो ऐसे गई,
तो ये दोनों देखिए आपस में नहीं मिली, तो इनको हमें बढ़ा के पीछे मिलाना पड़ेगा, और ऐसे में हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा इन लार्ज, और आप कह सकते हो कि अनरियल, और आप कह सकते हो कि बड़ा एंड स्ट्रेट, सीधा। तो ऐसे में ऐसा इमेज बनेगा। और ये कब की कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, यानी बिटवीन एफ एंड पी। तो हमारा जो अवतल दर्पण है वो आभासी इमेज क्रिएट करेगा, और यही एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारा अवतल दर्पण आभासी इमेज क्रिएट करता है, जब वो एफ और पी के बीच में हो। और अगर आप बात करो अगर आप उत्तल दर्पण की, तो वो हमेशा ही आभासी इमेज क्रिएट करता है, जैसा कि हमने देखा है अभी। ठीक है, तो और फिर सबका सार ये है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर बात करते हो दोनों के उपयोग की, सबसे पहले बात करो अवतल दर्पण के उपयोग की। तो अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों होता है टार्च में, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। ये 3 मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। और इसके आगे दिया है कि ऐसा क्यों होता है। फिर हजामत कार्य में बनाने वाले दर्पण में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। डॉक्टर द्वारा दांतों को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और सौर भट्टी में जो दर्पण लगा होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है। तो इतने 5 तरह के जो यूज हैं वो आपको रट लेने हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब कब इमेज कैसे कैसे बनती है, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और इसके बाद दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में बात करना चाहता हूँ उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हर स्थिति में सेम बनता है। तो अगर किरणें अनंत से आ रही हैं, जैसे कि इसमें आप लिखा हुआ है अनंत से आ रही हैं, तो वो फोकस पे बन जाता है। और अगर किरणें अनंत से नहीं आ रही, कहीं और रखी हुई हैं, तो वो पोल और फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है और हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, तो आप चाहे इसको देख लो, नहीं मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण की क्या यूज़ है। तो उत्तल दर्पण उपयोग पीछे वाले जो पीछे से आ रहे वाहन को देखने में रियल व्यू मिरर बोलते हैं, पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में ये किया जाता है। इससे हम साइड के व्यू को देख सकते हैं, तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। ये वक्रीय होता है, तो इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, तो सीधा सापेक्ष रूप में छोटे प्रतिबिंब दिखते हैं, जिसके कारण वाहन पीछे दूर आते हुए वाहन को देख सकते हैं। जो हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बाहर की तरफ जो मिरर निकला रहता है वही एक्चुअली उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण तीक्ष्ण मोड़ के कारण दूसरी तरफ से आने वाले वाहन को देख सकते हैं। तो कुल मिला के इसका यूज वहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, अब चिन्ह परिपाटी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा तो आप बताइएगा। आपको जो सार है वो ये है इसका कि आपको प्रकाश समझ में आया होगा, परावर्तन समझ में आया होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए जो 4 कंडीशन होती है, पहली ये होती है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, और ध्रुव से टकराएगी तो उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाएगी। इन 4 नियमों का यूज़ करके F इक्वल टू 2R, इसका यूज़ करके आपने प्रतिबिंब बना लिए। कैसे बने वो आपको पता चल गया, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बना सकते हो। ये जो मैंने इतनी स्लाइड आपको ऊपर से नीचे तक बताई, इसको आप नोट करिए, समझिए। जो ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके लिए हम लोग तत्पर हैं। और आपका ये मान लीजिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन आते हैं सरकारी एग्जामों में, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, और चिन्ह परिपाटी कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।